हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य चैप्टर शुरू किया था। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं ये देखा था। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य देखेंगे और उसके बाद इसका मूल्यांकन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं। जो परंपरागत विचारधारा थी उसमें राज्य के कार्यों को दो वर्गों में अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य में विभाजित करने की परंपरा रही है। माना जाता था कि अनिवार्य कार्य तो राज्य को अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनके द्वारा किया जाना तत्कालीन समय की परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणाम स्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की सीमा रेखा समाप्त हो गई है और ये माना जाने लगा है कि जो ऐच्छिक कार्य कहे जाते थे वे राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स, अगर कोई राज्य स्कूल खोल रहा है तो वो तो उसका अनिवार्य कार्य माना जाता है कि उसको स्कूल खोलनी है, लेकिन स्कूल खोलने के बाद में वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है, बुक्स उपलब्ध करवा रहा है, ये राज्य के पहले ऐच्छिक कार्य माने जाते थे कि राज्य ये करे ना करे उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर अच्छी परिस्थितियां हैं, राज्य ऐसा कर सकता है, राज्य के पास रिसोर्सेज हैं तो राज्य करे, वरना स्कूल खोल दिया बस दैट्स इट, राज्य का काम वहीं ख़त्म हो गया। अब एडमिशन लो, जो ले सकता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास टैलेंट है वो लो, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले परंपरागत विचारधारा ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो ऐच्छिक कार्य हैं धीरे धीरे इनके बीच में और अनिवार्य कार्यों के जो बीच में सीमा रेखा है वो समाप्त होने लगी है। तो इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? पहला, विदेशी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक सुव्यवस्था। ठीक है, तो इसका जब तक कोई राज्य विदेशी आक्रमण से अपनी भूमि की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता और आंतरिक शांति और व्यवस्था स्थापित रखते हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता, तब तक वह राज्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है, सरकारी कर्मचारी और न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों को टैक्स लगाता है। सबसे सिंपल और बेसिक काम है, आंतरिक सुव्यवस्था बनाए रखनी है, शांति बनी रहे, कानूनों का पालन हो और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करनी है, और ये कार्य हर राज्य करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का भी ये कार्य है। दूसरा, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था, यानी आपस में जो संबंध है राज्य और व्यक्ति के बीच में और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, फिर उनकी व्यवस्था करता है। क्योंकि मानव का स्वार्थीपन और पृथक पृथक विचारशीलता होने के कारण उनके विचारों और कार्यों में भेद होता है और ये संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकता है। अतः राज्य के द्वारा व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित किया जा सकता है और यह काम राज्य कानून का निर्माण करके पुलिस और न्यायालयों की सहायता से करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्तियों और राज्य के संबंधों को नियमित करना भी आवश्यक हो गया है और ये कार्य भी राज्य के द्वारा ही किया जाता है। ये कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस कार्य को भली भांति संपन्न करने पर ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं राज्य की सत्ता निर्भर करती है। सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति का अलग थॉट प्रोसेस है, हर व्यक्ति का अलग अलग जॉब है, तो हर व्यक्ति के हित भी अलग अलग हैं, आपस में उनमें संघर्ष हो सकता है, अशांति फैल सकती है। तो राज्य कानून बनाकर व्यक्ति और राज्य के संबंध और व्यक्तियों के संबंधों को नियमित करता है। तीसरा कार्य, कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन और विकास। कृषि है, उद्योग है और व्यापार धंधे हैं। ठीक है, तो इनका नियमन करता है और इनका विकास करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे ही राज्य के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो, और इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग और व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इसमें मुद्रा का निर्माण, प्रामाणिक माप, टोल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना, कृषि सुधार इत्यादि सम्मिलित हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि और उद्योगों के बीच में संतुलन स्थापित होना चाहिए। तो सिंपल सा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब काम राज्य को करने चाहिए। चौथा, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है? सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आय की समानता संभव हो। एकदम समानता तो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है कि हर व्यक्ति को सेम सैलरी मिले, सेम उसकी आय हो, ये चाह के भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतनी असमानता भी ना हो जाए कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करे, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, बहुत अमीर हो गया और एक बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसको कम से कम करना
समानता के स्तर पर अधिक से अधिक लेके आना। दूसरा, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं तो राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए। तभी तो जैसे कई बार बेरोजगारी बढ़ जाती है तो लोग आंदोलन करने लगते हैं, क्योंकि जो बेरोजगार हैं ऐसा तो है नहीं कि वो काम करने के लायक नहीं है, वो काम करने के लायक है, लेकिन राज्य द्वारा कई बार जॉब निकालने में टाइम लग जाता है, तो लोगों में आक्रोश फैल जाता है। तो एक राज्य का दायित्व है कि टाइम टू टाइम वो रोजगार निकाले, और जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं उनको एटलीस्ट कोई ना कोई कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार। और जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता तो लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा उनके लिए जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 60 साल बाद ये माना जाता है कि व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता, उनके लिए पेंशन की सुविधा, कि भाई उन्होंने सरकारी कार्य में आज तक अपना जीवन दिया है तो उनके लिए पेंशन की सुविधा राज्य देता है। तो ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। 5वां, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो व्यक्तियों का जो न्यूनतम जीवन स्तर है एटलीस्ट वो तो राज्य उनको प्रोवाइड करवाए ही, मतलब ऐसी व्यवस्था हो कि नागरिक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, उनको पर्याप्त भोजन मिले, वस्त्र मिले, निवास मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं अवश्य ही प्राप्त हों। तो राज्य का उसका कर्तव्य है कि इतना तो जीवन स्तर व्यक्तियों का हो कि वो कपड़े पहन सकें, बनाने के लिए उनके पास घर हो, न्यूनतम रोजगार हो और स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहे। तो इतना तो लोक कल्याणकारी राज्य को उपलब्ध सुविधाएं करवानी चाहिए। अगला है शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना है जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया जाता है। वही मैंने बताया था कि स्कूल्स ओपन कर दी, कॉलेजेस ओपन कर दी, उससे राज्य का काम पूरा नहीं होता। जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाना, उनके लिए लाइब्रेरी बनाना, उनके लिए फीस में कटौती करना, उम्र में कटौती करना, उनको रिजर्वेशन देना, ये सब कार्य भी राज्य के हैं। तब राज्य को शिक्षा को अनिवार्य किया, शिक्षा को निःशुल्क किया। तो ऐसे करके जो व्यक्तियों तक सुविधाओं को पहुँचाना। इसी प्रकार चिकित्सा गृहों की, प्रसव गृहों के आदि की स्थापना जो गरीब लोगों के लिए निःशुल्क हों। ठीक है, तो ऐसा शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना राज्य का काम है। अगला कार्य है राज्य का सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। अब जैसे आने जाने के साधन हैं, रोड हैं, सिंचाई के साधन हैं, बैंक्स हैं, बिजली है, कृषि के वैज्ञानिक साधन हैं, तो आदि सुविधाएं हैं। हर व्यक्ति अपने लिए नहीं जुटा सकता। हर व्यक्ति ये नहीं कि मैं मेरे आने जाने के लिए रोड खुद बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है, ना वो इतना कार्य करने के कैपेबल होता है। तो ये जो कार्य हैं, बैंक की स्थापना हो गई, रोड हो गई, रेल हो गई, तो ये राज्य सार्वजनिक सुविधाएं देता है, क्योंकि ये साधन संपन्न राज्य ही ऐसा कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। यद्यपि इनके लिए राज्य शुल्क प्राप्त करता है, लेकिन ये सुविधाएं भी तो देता है। तो इस प्रकार सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करवाना भी राज्य का कार्य है। अगला समाज सुधार। समाज में सुधार करना भी राज्य का कार्य है। जैसे कि इंडिया में सती प्रथा चल रही थी, बाल विवाह था, छुआछूत था, तो आदि धीरे धीरे समाप्त किए गए। तो किसने समाप्त किए? राज्य ने विभिन्न नियमों और कानूनों के द्वारा धीरे धीरे। जैसे छुआछूत को तो इन्होंने मूल अधिकारों में तक शामिल किया, इतना इम्पोर्टेंट समझा इस चीज़ को कि छुआछूत पर बैन होना चाहिए और इसको करना दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं कानून बनाकर धीरे धीरे समाज में सुधार करना। काले गोरे का भेद था एक बार, जैसे अफ्रीका में था, ये तो धीरे धीरे वो भी समाप्त किया गया कानून बनाकर। तो समाज सुधार का कार्य भी किसका है? राज्य का है। तभी तो प्रगति हो सकती है। अगर कोई राज्य सुधार के मार्ग पर नहीं चलता तो वो राज्य वहीं स्थिर रह जाता है, उसमें प्रगति नहीं होती। 9th, आमोद प्रमोद की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जैसे अगर जनता काम कर रही है तो उसको मनोरंजन भी चाहिए, तो इसलिए क्रीड़ा क्षेत्रों का, सार्वजनिक जो पार्क देखते हैं हम, स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं, सिनेमा घर वगैरह हैं, रंगमंच, रेडियो, तो इन सबको उपलब्ध करवाना भी राज्य का कार्य है, अपनी जनता का ध्यान रखने का। फिर अगला नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करवाना। अब राज्य का कार्य क्या है? मतलब इसका सीधा सा मतलब है फंडामेंटल राइट्स, जो हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों को देता है, यानी मूल अधिकार। ये विचार की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की है, संगठन की है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, सम्मानित जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो ये जो छोटी छोटी स्वतंत्रताएं हैं, ये राज्य अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाए।
तो ये भी लोक कल्याणकारी राज्य का फर्ज है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। अब एक राज्य को आंतरिक ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य भी करने पड़ते हैं, यानी दूसरे देशों के साथ युद्ध का नहीं बल्कि सद्भावना का और सहयोग का मार्ग अपनाया जाए। अपनी सीमा की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ कर्तव्य हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए गए हैं। अब इनमें से ये नहीं है कि हमने सारे कर्तव्य की सूची तैयार करना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप कहाँ से प्रारंभ हो और कहाँ पर संबंध समाप्त हो जाए, इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैंने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। पहले लेजिस्फेयर का सिद्धांत था जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उससे शोषण बढ़ गया, असमानताएँ बढ़ गई, तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है कई बार कि आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो कहाँ जायज़ है और कहाँ वो नाजायज़ हो जाता है। तो ये कुछ लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य थे। अब हम देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन, कि लोक कल्याणकारी राज्य के आज सर्वाधिक लोकप्रिय है, लेकिन कुछ इसके विरुद्ध भी तर्क दिए जाते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। ये कहा जाता है कि भाई मैंने बताया था कि लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो राज्य की शक्तियों में भी वृद्धि होती है, क्योंकि राज्य को काफ़ी काम अपने हाथ में लेने पड़ते हैं, तो शक्तिशाली भी बनना पड़ता है। तो कई बार अति शक्तिशाली होकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त ही कर देता है। तो ये किसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, ऐच्छिक समुदायों पर आघात। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो राज्य ऐसे अनेक कार्य करने लग जाता है जो कि वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार राज्य उनके कार्य भी हाथ में लेकर खुद करने लग जाता है। तो मानव जीवन के संबंध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ये ऐच्छिक समुदाय समाप्त से ही हो जाते हैं। तीसरा, नौकरशाही का भय। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य नौकरशाही में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, और यह नौकरशाही अत्यधिक लालित्यफाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि अन्य बुराइयों को कई बार जन्म दे देती है। क्योंकि जो राज्य है, जैसे फॉर एग्जांपल नेताओं ने कुछ जैसे नई योजना लेके आए, तो नेता तो घर घर जाकर उस योजना को पहुंचा नहीं सकते, तो जिम्मा किसको दिया जाता है, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को दिया जाता है। जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, जैसे IAS अधिकारी हैं, RAS अधिकारी हैं, या फिर कोई भी अधिकारी जो राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको काम होता है कि वो उस योजना को जन जन तक पहुँचाएँ। तो इस कारण नौकरशाही का कई बार प्रभाव है वो बढ़ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि राज्य है वो कर्मचारियों में ये प्रवृत्ति लाना चाहता है कि वो टाइम टू टाइम ऑफिस आएँ और टाइम पे ऑफिस छोड़ें, तो राज्य सरकार क्या करेगी, एक कानून बना देगी कि भाई अब समस्त जिला कलेक्टर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हर अधिकारी है वो टाइम से आ रहा है और टाइम से जा रहा है। तो क्या होगा, कलेक्टर के पास ज़्यादा पावर्स हो गई, तो हो सकता है कि इसमें भाई भतीजावाद बढ़ जाए, कलेक्टर के जो लीपापोती है वो शुरू कर दें, या भ्रष्टाचार बढ़ जाए, डर दिखाकर लोगों से कोई भी काम कराने लगे। तो इस प्रकार नौकरशाही का भय भी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कलेक्टर वगैरह के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। कलेक्टर ही नहीं, कोई भी अधिकारी जो उस योजना से संबंधित है, जो राज्य सरकार पूरी करना चाहती है, तो हो सकता है उस अधिकारी के पास ज़्यादा पावर आ गई, तो वो भाई भतीजावाद करने लग जाए। जो जानकार है उनको फ्री कर दिया, जो जानकार नहीं है उन पर वो अपना भड़ास निकाल रहा है। तो इस प्रकार का भी कई बार डर रहता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बुराइयां हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य में आवश्यक रूप से मौजूद होती ही हैं। ये लोग मूल्यांकन दे रहे हैं कि कई बार लोक कल्याणकारी राज्य के चक्कर में ऐसा हो जाता है, ये नेगेटिव पॉइंट्स भी वहाँ बन जाते हैं। अत्यधिक खर्चीला। ऑफ कोर्स अभी तक जैसे हमने बातें की कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य का काम है कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, हर जगह अस्पताल हों, फ्री में इलाज हो, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हों, तो ऐसी आवश्यक सुविधाएं सारी हों, रेल हों, सड़क का निर्माण हो, तो इन सब सुविधाओं को प्रोवाइड करवाने में राज्य का खर्चा तो होगा ही, तो अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। तो जो राज्य सामान्य आर्थिक साधनों वाला है, इतना भार वो वहन नहीं कर सकता। तो जैसे सीनेटर टॉफ्ट ने एक बार कहा था कि लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियेपन की ओर ले जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि अत्यधिक खर्चीला होने पर कई राज्य पर ज़्यादा भार हो जाता है। तो ये कुछ लोक कल्याणकारी राज्य के नेगेटिव पॉइंट्स थे कि कई बार ऐसा भी लोक कल्याणकारी राज्य में हो जाता है। लेकिन हम संक्षेप में अगर देखें तो जो उपयुक्त दोष मैंने बतलाए हैं, उसके कारण लोक कल्याणकारी राज्य के प्रभाव को हम नकार नहीं सकते।
वास्तव में ये दोष लोक कल्याणकारी राज्य के नहीं वरन मानवीय जीवन की दुर्बलताओं के हैं। सर्वप्रथम, लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य में अंतर है। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर अधिकार नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र बच जाता है, वरन यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में वास्तविकता का रूप भी प्रदान करता है। अब हमने कहा कि कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का, मैंने बोला एक पॉइंट कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन होता है, तो ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य में नहीं होता, ऐसा सर्वाधिकारवादी राज्य में ज़्यादा होता है। सर्वाधिकारवादी मतलब ऐसा राज्य जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू से अपने आप को जोड़ के रखना चाहता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस धर्म को मानते हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये सब हमारी पर्सनल चॉइस है। राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करता। कभी आपने देखा है कि राज्य कोई कानून बनाते हुए कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे या फिर आप यही भोजन करोगे, आप नॉनवेज नहीं खाओगे, कई लोग नॉनवेज खाते हैं। तो क्या होता है कि ये पर्सनल स्पेस है हमारा कि हम कितने बजे पूजा करते हैं या नहीं, तो ये सब राज्य इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन कहीं पर अगर सर्वाधिकारवादी राज्य बन गया है यानी तानाशाह राज्य बन गया है, तो वो व्यक्तियों के जीवन के हर पहलू, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, पर्सनल स्पेस हो, उसमें भी वो घुसने लग जाता है और व्यक्तियों के लिए कानून बनाने लग जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने पर वो सर्वाधिकारवादी राज्य नहीं बनता। ये एक महज भ्रामक धारणा है। लोक कल्याणकारी राज्य है वो व्यक्ति को सही मायने में स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है। क्यों? हमने जैसे कह दिया सैद्धांतिक रूप में कि गरीब और अमीर हैं, इनको एक जैसी समानता मिलनी चाहिए, तो कैसे मिलेगी? अब लोक कल्याणकारी राज्य क्या करेगा? गरीब के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, उनको पुस्तकें उपलब्ध करवा रहा है, उनको रिजर्वेशन है और उनको प्रमोशन में भी जैसे रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से वास्तविक रूप में वो स्वतंत्र फील करेंगे, वो उनके इक्वल फील करेंगे। तो वास्तविक स्वतंत्रता है वो लोक कल्याणकारी राज्य देता है, और जो हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन की बात की वो सर्वाधिकारवादी राज्य में होती है। लोक कल्याणकारी राज्य के कारण ऐच्छिक समुदायों के, अब दूसरी बात हमने की थी कि ऐच्छिक समुदायों का कार्यक्षेत्र समाप्त हो जाता है, तो इतना कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इससे उनके कार्य और महत्व में वृद्धि ही होती है और कमी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य कोई कार्य कर रहा है, तो क्या होगा कि कार्य ज़्यादा होंगे तो समुदाय हैं उनके पास भी ज़्यादा कार्य आएंगे करने के लिए कि भाई आज जैसे एक राज्य है वो कोई कार्य कर ही नहीं रहा, तो समुदाय भी फ्री बैठे हैं कि हमारे पास कोई कार्य नहीं है। एक जगह एक नियम है तो समुदाय कितना कुछ नियम को फॉलो करवा लेंगे। एक जगह 50 नियम है कि भाई आपको ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, तो समुदाय के पास ज़्यादा काम मिलेंगे उनको करने के लिए, क्योंकि कई बार उनमें त्रुटियाँ निकलेंगी उन नियमों में, कई बार उनका सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा महत्व और वृद्धि उनके समुदायों में हो जाएगी। इसे जहाँ तक नौकरशाही की बुराइयों का संबंध है, ये तो दोषपूर्ण राज्य व्यवस्था और मानवीय चरित्र की दुर्बलता के परिणाम है और इनमें सुधार कर इन्हें दूर किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि नौकरशाही का भय रहता है कि भाई ऐसा होगा, तो वो किसी भी लोकतंत्र में या फिर किसी भी राज्य में हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी वो लोक कल्याणकारी राज्य में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई अधिकारी है, IAS अधिकारी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर वो भ्रष्ट है, वो खुद की दुर्बलता के कारण वो रिश्वत लेता है, तो राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा राज्य हो, लेकिन वो व्यक्ति खुद भ्रष्ट है तो रिश्वत लेना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो चाहे वो लोक कल्याण का राज्य हो, चाहे वो बिना हस्तक्षेप करने वाला राज्य हो, तो व्यक्ति के खुद के चरित्र पे भी निर्भर करता है, नौकरशाही के खुद के चरित्र पे भी निर्भर करता है। तो इसलिए इनमें सुधार करके इनको दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया है कि लोक कल्याण की प्रवृत्ति तत्काल तो राजकोष में भारी व्यय का कारण होती है, लेकिन लंबे समय में नागरिकों की कार्यकुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय तेज़ी से बढ़ती है। जैसे अगला पॉइंट मैंने दुर्बलता बताई थी कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य में बहुत ज़्यादा व्यय होता है क्योंकि उनको बहुत काम करने पड़ते हैं राज्य को। तो अगर हम इमीडिएट इफ़ेक्ट की बात करें तो तुरंत तो आपको लगेगा कि बहुत व्यय हो रहा है, लेकिन हम उनके लॉन्ग रिजल्ट्स की बात करें, उस व्यय के कारण कितने नागरिकों को रोज़गार मिलेगा, कितने नागरिक पढ़ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल राज्य ने निःशुल्क कर दिया शिक्षा व्यवस्था को, तो इस एक बार तो राज्य पे भार पड़ा, क्योंकि जैसे इन 3 बच्चों के लिए राज्य ने निःशुल्क कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत गरीब परिवार से हैं, तो इन 3 व्यक्तियों का खर्चा कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स राज्य उठाएगा, क्योंकि फ्री में तो कोई पढ़ नहीं सकता, खर्चा तो लगता ही है। तो इनके लिए निःशुल्क की है तो राज्य अपनी तरफ से वो खर्चा वहन करता है, कहीं ना कहीं राजकोष पे वो भार पड़ता है। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट देखें तो राज्य पे भार पड़ गया इन 3 बच्चों का। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें, फॉर एग्जांपल ये तीनों बच्चे कल जाकर कोई अधिकारी बनते हैं, IAS IRS अधिकारी, तो क्या होगा? इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, फिर ये राज्य को और अच्छा कमा कर दे सकते हैं। राज्य की जो कार्य क्षमता है उसमें ये बढ़ावा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे आज अस्पताल बनाए उसमें निःशुल्क सुविधाएं दे रहे हैं,
तो हो सकता है ना इसमें जो व्यक्ति हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, निःशुल्क सुविधा लेने से वो ज़्यादा काम कर पाएँ अच्छी हेल्थ के कारण, तो वैसे करके राज्य को वापस लौटा देते हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट में तो लगता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भार बहुत ज़्यादा हो गया है इकोनॉमिकली, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अच्छा ही होता है लोक कल्याणकारी राज्य में। कई राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है, उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि अच्छे लोग होंगे, अच्छा काम करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। तो व्यवहार में लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को विश्व के लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में अपना लिया गया है और इसे अपनाने के अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमने देखा अभी तक कि लोक कल्याणकारी राज्य के क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके कार्य हैं, और राज्य की आलोचना में हम क्या क्या बातें कह सकते हैं, और लास्ट में फिर उन आलोचनाओं को हमने कैसे देखा कि भाई कैसे इनका हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।